अच्छा बच्चों, आज हमने आगे जो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन उसका रेस्पिरेशन का, आज हमने उसका जो मैकेनिज्म पढ़ना है। बड़े ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है ना वो आपने ध्यान से जो है ना इन चीज़ों को सुनना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का सबसे टफ जो टॉपिक है वो समझा जाता है। लेकिन ये है कि क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें आप पता होंगी तो इसमें जो है ना कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना वो ध्यान से जो है ना ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, असल में ये जो है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो तो सिंपल, उसके अंदर जो है ना वो एक स्टेप होता है, जो कि उसमें देखते हैं कि 2 एडीपी बनते हैं। लेकिन ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन आती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो है ना वो मेन 3 जो है ना वो, वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है केमिकल रिएक्शंस की, जिससे जो है ना ये रिएक्शन जो है ना वो वाक़या होता है। लेकिन हमने इसको जो है ना वो अपनी आसानी के लिए 3 मेन फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला जो फेज है वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड कहलाता है क्रब साइकिल और थर्ड कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि बेसिकली ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नीचे नजर आ रही है, जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है बच्चों को, कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे या एनर्जी निकलेगी। इस इक्वेशन को यहाँ पे एलेबोरेट करके, यानी कि कह लो कि डिटेल से जो है वो यहाँ पे खुल के जो लिखा हुआ है, जिसमें आप यानी इसकी जो डिटेल आ गई कि ग्लूकोज से ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये कैसे बनेंगे, वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आज बताई जाएगी। तो बच्चों बताया जो है ना आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। ये सिंपल कैसे है? तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रब साइकिल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो पहला स्टेप है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इसके दौरान जो वो क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन का मुश्तमिल होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो है ना वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर 3 जो है ना वो इसके अंदर होते हैं कार्बन आइटम, लेकिन ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज से निकला है, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होना, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है कि ग्लूकोज यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ से जो है ना वो टूट के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गया, जैसे कल हमने जो है ना इसके इंट्रोडक्शन में देखा था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल भी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे ये नंबरिंग पे नहीं जाना, ये नंबरिंग का बाद में जिक्र बताऊंगा। एटीपी का मॉलिक्यूल तब्दील होगा एटीपी के अंदर, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADH के अंदर। और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, यानी कि एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, NADH का मॉलिक्यूल बनेगा और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये सारा अमल किसके दौरान हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। इससे पहले ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो बड़ा सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लैक कलर में आपको मैंने ये जो सारा दिखाया है, तो ये क्या है, सेल। ठीक है, ये बड़ा सारा जो है ना ये क्या है, सेल है। यानी कि आप समझ लें कि इस वक्त आप सेल के अंदर है, ये सारे केमिकल रिएक्शन किसके अंदर हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो सेल है, सेल के अंदर आपको पता है तो जो बाकी ऑर्गेनेलिज होती हैं, एंडोकार्डिया है, बॉडीकार्डिया है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो सारे ऑर्गेनेलिज यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि उनका इसके साथ ताल्लुक नहीं है इसलिए वो यहाँ पे बनाई नहीं गई, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया। ये ब्लैक कलर का जो मैंने आपको बनाया है ये क्या है, सेल है। और ये ब्लू कलर वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। फ्लूइड पोर्शन यानी जो माया पोर्शन होता है सेल का वो है, और उसके बाद जो इसकी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया वो है। साइटो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और उससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ ही एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, NADH के मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ पे बन के ये किसमें एंटर हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गए, ये जो है ना यहाँ पे आ गए। अगली कहानी क्या वो मैं बाद में बताऊँ।
फिलहाल ये है कि NADKH मालिक्यूल क्या वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। ये जो पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बने हैं, अब ये जो पायरुविक एसिड का मालिक्यूल है ये ग्लाइकोलाइसिस से जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम क्रब साइकिल कहते हैं उसके अंदर इसने एंटर होना है। लेकिन इंटर होने से पहले पायरुविक एसिड का मालिक्यूल यहाँ पे कोएंजाइम ए एक मालिक्यूल होता है, कोएंजाइम ए, ये जैसे कि हम देखते हैं कि जो है ना वो कोएंजाइम है, यानी कि ये मालिक्यूल ऐसा है जो कि एंजाइम को हेल्प करता है। कोएंजाइम का ये मालिक्यूल इस पायरुविक एसिड मालिक्यूल के अंदर शामिल होगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मालिक्यूल है, एक्चुअली ये मालिक्यूल इंटर होगा क्रब साइकिल के अंदर, जो कि किसी के अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये इंटर होगा, इंटर होने से पहले ये दो काम करेगा। पहला काम इसमें क्या करना है कि यहाँ से जो है ना वो NADH भी बनने हैं, जैसे पीछे NADH बने हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरह। इस स्टेप के अंदर भी NADH के मालिक्यूल बनने हैं। ये किधर बनेगा वो बाद में आएगा। उसके अलावा जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रब साइकिल के अंदर इंटर होगा, जो कोएंजाइम ए मालिक्यूल इसके साथ मिला था वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी ये कोएंजाइम ए जो मालिक्यूल है इसका काम ये है कि पायरुविक एसिड मालिक्यूल के साथ मिलना, मिलकर उसको क्रब साइकिल के अंदर इंटर कर देना और उसके बाद जो है ना उसको रिलीज हो जाना, यानी कि उससे अलग हो जाना, ताकि फिर दोबारा जो पायरुविक एसिड का मालिक्यूल है उसको पिक करके फिर क्रब साइकिल, यानी इसका काम जो है ये रह जाएगा। तो साथ में NADH मालिक्यूल। अब एसिटाइल कोएंजाइम किसके अंदर चला गया, सेकंड जो रेस्पिरेशन का प्लेयर है या सेकंड फेज है रेस्पिरेशन की, वो क्या कहलाती है, क्रब साइकिल। ये जो क्रब्स है ये साइंटिस्ट का नाम है सर हैंस क्रेब्स, ठीक है, जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में था कैल्विन साइकिल, जिसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन भी इसका नाम है। इसी तरह जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर ये क्रब साइकिल है जो कि साइकिल के अंदर चल रहा होता है। तो इसके अंदर जो है इसको इस वजह से इसके नाम दिए, इसको क्रब साइकिल कहते हैं साइंटिस्ट के नाम की वजह से। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रब साइकिल के अंदर जब एंटर हो जाता है, अब ये जो क्रब साइकिल जब चल रहा होता है तो इसके दौरान फिर जो है वो NAD के मालिक्यूल से NADH मालिक्यूल बनता है और FAD मालिक्यूल से FADH2 का मालिक्यूल बनता है। NAD का तो पीछे जिक्र आ गया, क्या है, कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। उसी के साथ साथ एक और कोएंजाइम है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ये भी उसी तरह का ही कोएंजाइम है, ये भी जो है वो किसके अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है, और ये भी जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का जो है वो एक मालिक्यूल है। तो NADH भी बना और FADH बना। उसके साथ साथ क्रब साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल भी निकलता है और एडिशनली यहाँ पे भी जो है वो ADP से ATP के मालिक्यूल भी बने। यानी कि आप देख रहे हैं कि क्रब साइकिल से कितनी चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं, NADH, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल, ATP के मालिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ATP के मालिक्यूल बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये जो क्रब साइकिल है ये अपने साइकिल में जब चलता रहेगा, पीछे से रिएक्टर्स आते जाएंगे, प्रोडक्ट्स आउट आते जाएंगे। लेकिन NADH और FADH मालिक्यूल है ये जो कहाँ पे भेजे जाएंगे, जहाँ पे जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का NAD जो है वो NADH भेजा गया था। यानी कि ये जो है वो रेस्पिरेशन का तीसरा जो स्टेप है या तीसरा फेज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसकी तरफ इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी इसको यानी शटल किया जाएगा। किनको, NADH को, ग्लाइकोलाइसिस से भी NADH, क्रब साइकिल से भी NADH, FADH, ATP नहीं, NADH मालिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जो है भेजा जा रहा है, जो कि रेस्पिरेशन का तीसरा फेज कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेसिकली ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि लिपिड की जो है वो लेयर होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटीन के मालिक्यूल धंसे हुए होते हैं, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। वही जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, वही तकरीबन बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनका स्ट्रक्चर भी इस जैसा ही होता है। तो इट मीन्स के कहने का मकसद ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे प्रोटीन के मालिक्यूल मौजूद होंगे, यहाँ पे जो है प्रोटीन का मालिक्यूल, यहाँ पे प्रोटीन का मालिक्यूल, यहाँ पे प्रोटीन का मालिक्यूल मौजूद होंगे। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यानी ऐसे मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करें, यानी इलेक्ट्रॉन को लेंगे और आगे जब इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे, उसकी वजह से हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि असल में ये क्या है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अगले मालिक्यूल को देते हैं, अगला मालिक्यूल अगले को देता है, उससे अगला मालिक्यूल अगले को देता है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा जो है ना वो कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे जो है ना वो स्टेप्स के अंदर काम हो रहा है, एक बंदा एक बाल्टी पानी की लेता है, वो अगले को पकड़ाता है, अगला उसको पकड़ाता है, इस तरह जल्दी जल्दी जो है ना वो चीज़ अगले के पास पहुँच जाती है। बिल्कुल आप समझने के लिए ये चीज़ आप यहाँ पे ज़हन में रख सकते हैं कि ये जो NADH के मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NADH जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास पहुँचते हैं, यानी उन मॉलिक्यूल्स के पास पहुँचते हैं, तो ये इसमें से जो है NADH से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाती है और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं, यानी कि बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटेगा तो NADH से दोबारा NAD बन जाएगा और FADH2 से दोबारा FAD बन जाएगा, प्लस चार्ज आ गया दोबारा। ये वही चार्ज था जो यहाँ पे था, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये दोबारा बन गई अगले रिएक्शन के लिए, और उसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल के कहाँ गए, ये आ गए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये आ गए। तो पता है कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब एक बॉन्ड बनता है, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो मिलकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये जो इसके दरमियान में बॉन्ड था, इसके दरमियान में हाइड्रोजन और इसके दरमियान में वो बॉन्ड जो ब्रेक हुआ, आपको साथ में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो है वो जो पीछे जो ऑक्सीजन जो हवा के अंदर मौजूद होती है वो ऑक्सीजन जो सेल के अंदर इंटर होती है। अब ऑक्सीजन इंटर होगी, यहाँ से हाइड्रोजन जो अलग हुए हैं NADH से, और साथ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये सारे मॉलिक्यूल मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। लेकिन इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देंगे किसको, ATP के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी जैसे मतलब समझ लें कि अब आप देखें कि अब ये जो है, मैं अगर समझाने के लिए आपको दूँ, ये जो डैम होता है जहाँ पे ये बिजली बनती है, डैम है, तो वो ऊपर हाइट पे बनाया जाता है। वहाँ पे क्या पानी स्टोर किया जाता है, वो पानी को जो है ना वो ऊपर पानी स्टोर हुआ है, तो वो पानी जो है ना वो जैसे नीचे आता है तो नीचे टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन जो है वो घूमती है, तो पानी जो है ना उसके ऊपर से गुजर के टरबाइन को घुमा के जो है ना वो नीचे चला जाता है। आगे जहाँ भी है दरिया के अंदर या आसरा आसरा जाना, ये पानी जो पहाड़ों से आ रहा है या समुद्र में जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो टरबाइन को घुमाता है वहाँ से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि हमने क्या किया, पानी ऊपर वाली बुलंदी पर जब पानी मौजूद है तो उसमें एनर्जी है, वो ऊपर वाली ऊपर से बुलंदी से जब वो नीचे की तरफ गया है तो एनर्जी, जब वो नीचे वाला पानी है उसमें एनर्जी नहीं है, ऊपर जो पानी मौजूद है उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप क्या समझते हैं कि जो बिजली बनाई जाती है पानी से, पानी यूज़ हो जाता है, पानी यूज़ नहीं होता, पानी की पोजीशन चेंज होती है। पहले पानी हाइट पे है, जब भी डैम से बिजली बनाई जाएगी पानी को हाइट पे रखना पड़ेगा, हाइट से पानी नीचे की तरफ जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पानी दोबारा समंदर में, ठीक है। और वो क्या, वो सारी बात है, डैम बनाने के लिए हमें जगह को लेनी पड़ेगी जहाँ से पानी कुदरती तौर पे आ रहा हो, ठीक है। वो सारा आगे वाटर साइकिल है, उसकी डिटेल में फिर जो पहाड़ों के ऊपर या बर्फबारी पानी कहाँ से आता है, फिर वो पानी बनता है, फिर वो आता है, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से अगले प्रोटीन मॉलिक्यूल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, फिर अगले मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल में जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल के पास, उससे जाएंगे वे उससे कम वाले एनर्जी मॉलिक्यूल के पास, फिर उससे नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास, फिर उससे नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास, आगे आगे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कशिश करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि इलेक्ट्रॉन को उसने जो है क्या करना है, कशिश करना है, अट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब ये कशिश आया होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे, कहाँ से, ऊपर वाले मॉलिक्यूल से, जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होगा लोअर एनर्जी में जाएगा। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी खारिज होगी, उस एनर्जी को सेल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी एनर्जी कहाँ पे चली गई है, एटीपी के मॉलिक्यूल में चली गई है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, उसमें साथ में जो वाटर बन गया, ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास क्या बन गए, एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने अगर आपको मैं बताऊं, ये जो सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखी नजर आ रही है, जो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाती है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है,
ऑक्सीजन के साथ मिलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन का जिक्र देखें कहाँ पे जाके आया, यानी इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये सारे स्टेप जो है मुकम्मल होंगे। क्यों? ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशी करती है, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। उस एनर्जी को सेल कन्वर्ट कर देगा एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और साथ में जाना है उसके बाद ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्रब साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, उसके बाद ये वाटर बन गया और एटीपी के मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये था कि ये तो सिंपल ये था कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लिया। अब हमने ये देखना है कि इससे रेस्पिरेशन के किस स्टेप से कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, किस स्टेप से कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, तो हर जगह पे एटीपी लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को पहले ये फार्मूला जो है वो थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा कि एक जो NADH मॉलिक्यूल होता है, एक ये 3 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर होता है। एक NADH मॉलिक्यूल 3 एटीपी के मॉलिक्यूल देता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। ये सामने 2 लिखा नजर आ रहा है, ये 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बन गए। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल बने हैं जो कि कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब ये जो NADH है, एक NADH 3 मॉलिक्यूल देता है, 2 कितने देंगे, 6 देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये मॉलिक्यूल बनता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल को एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो वो जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे 2 एटीपी इस्तेमाल होते हैं इस एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जाओ कितने हैं, 4 एटीपी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, जब ये स्टेप होता है साथ में जो है ना, इसी स्टेप के दौरान जो है ना वो 2 NADH भी बनते हैं। इस स्टेप के अंदर एसिटाइल, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है उसके दौरान भी 2 NADH बनते हैं। एक NADH कितने देता है एटीपी, 3 एटीपी देता है, तो टोटल एटीपी कितने हो गए, 6 एटीपी। यहाँ पे इस स्टेप के दौरान अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से एंटर होने से पहले कितने एटीपी दे रहा है, 6 एटीपी दे रहा है। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रब साइकिल के अंदर एंटर हो गया, क्रब साइकिल के अंदर से भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ बन गए। अब ये जो क्रब साइकिल है, क्रब साइकिल से 6 NADH टोटल बनते हैं। एक NADH 2 एटीपी 3 एटीपी के मॉलिक्यूल देता है, तो 6 कितने देगा, 18, यानी ये 18 मॉलिक्यूल एटीपी के ये हो गए। 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक FADH जो है वो देता है 2 एटीपी, 2 कितने देंगे, 4 एटीपी। 18 और 4 को जमा किया कितने बन गए, 22, यानी कि क्रब साइकिल के दौरान टोटल जो है वो हमें 22 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो है मैं पहले बता दिया मैंने, अब इन सबको जो है वो नीचे मैंने लिख दिया, 4 22 2 6 2, इन सबको ऐड किया, सबको जमा करेंगे तो कितने बनेंगे, 36 एटीपी मॉलिक्यूल नेट गेन हमारे पास आएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है, या कह लो कि उसकी जो है वो नेट यील्ड हमारे पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल आता है, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ना होती है, ठीक है बच्चों। तो अब मेरी जो है ना वो चीज़ें आप देखेंगे, असल में ये बताया तो आपको यहाँ भी बड़ा, अभी इसमें से इसकी डिटेल करके ये आई है, आगे आप फर्दर क्लास में देखेंगे इसकी आगे डिटेल जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है, ये 10 स्टेप कम से कम होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो मैंने यहाँ पे इकट्ठी लिखा है, ये NADH बन गया, ये बन गया, ये अलग अलग स्टेप के अंदर बनते हैं, टोटल जो है वो 10 स्टेप है। इस तरह ये क्रब साइकिल है, यहाँ पे भी इतनी चीजें लिख दी हैं, तो क्रब साइकिल के भी 8 स्टेप है। पहला रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में, इस तरह करके 8 स्टेप हैं इसके क्रब साइकिल के, इसलिए यहाँ पे जाओ इकट्ठी लिखा है, ठीक है। वो आगे आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, तो हर स्टेप के अंदर से जो है ना जो कुछ स्टेप हैं उनके दौरान से जो है ना ये एटीपी के मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चेन है, वो तो जाहिर बात है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आगे इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, साथ में जो एनर्जी है वो एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती रहती है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ना वो हमने, अब ये सारा क्या है, ये असल में एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है जिससे सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, यानी कि बहुत कम एनर्जी है। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें हमें 36 एटीपी मिल रहे हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए जो उसके अंदर, लेकिन वो किस वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है बच्चों, समझ आई है? कोई क्वेश्चन? हाँ जी। एक एटीपी का मॉलिक्यूल होता है, इसकी कितनी पावर होती है? एक नहीं, एक एटीपी की तो एक ही है ना, उसमें से तो एटीपी मॉलिक्यूल पहले बताया नहीं था मैंने, एटीपी से जब एटीपी बनेगा तो एक फॉस्फेट जो ग्रुप है वो अलग होगा, तो उसमें से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन उसके जो टूटेंगे तो वो एनर्जी जो है वो देंगे। ठीक है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल तो मतलब वो एनर्जी की मिकदार है, वो बताया था मैंने 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। एक एटीपी का मॉलिक्यूल 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो देता है। ठीक है बच्चों, सही है जी। तो ये जनाब इस तरह करके जब हमने इसको जब खत्म किया, और कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ ऐसी समझ में ना आई हो? ठीक है, समझ आ गई है? चलें, थैंक यू।